हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद श्वेता। मैं श्वेता आपका स्वागत करती हूँ। जैसा कि हम लोग ने पहले वीडियो में हिस्ट्री का किया था, सुपर फास्ट रिवीजन बीपीएससी TR3 के लिए, उसी तरह हम लोग अब हर सब्जेक्ट का करेंगे जिसमें राज्य व्यवस्था आएगी। ये खान सर की है और इसमें जो है 3000 प्लस फैक्ट्स हैं, सार संग्रह है। तो ज़्यादा समय ना बर्बाद करते हुए, क्योंकि कम समय है, आपका पेपर जो है आपका 15 मार्च से है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो इसमें पहला चैप्टर है भारत की राज्य व्यवस्था का संवैधानिक विकास। ठीक है, तो इसको शुरू करते हैं। द ईस्ट इंडिया कंपनी को पहले द कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज़ के नाम से जाना जाता था। इसको भारत में 31 मार्च 1600 में किसके द्वारा हस्तांतरित एक रॉयल चार्टर द्वारा स्थापित किया गया था? महारानी एलिजाबेथ प्रथम द्वारा। किस युग द्वारा भारत के अंग्रेजी साम्राज्य की नींव पड़ी थी? प्लासी युद्ध के 1757 के द्वारा। किस युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी के विजय होने से वह व्यापार के साथ साथ भारत में शासन भी करने लगी? तो बक्सर युद्ध 1764 के अनुसार। 1765 में कंपनी को दीवानी अधिकार बिहार, बंगाल, उड़ीसा किस मुगल शासक द्वारा प्रदान किया गया था? एक सेकेंड। 1765 में कंपनी को दीवानी अधिकार बिहार, बंगाल, उड़ीसा किस मुगल शासक बादशाह द्वारा प्रदान किया गया था? तो शाह आलम द्वितीय द्वारा। भारत में सर्वप्रथम लिखित तथा विधायिका द्वारा पारित कानून के अनुसार शासक को संचालित करने का मार्ग कब प्रशस्त हुआ? 1764 में बक्सर युद्ध के बाद। रेगुलेटिंग एक्ट 1773। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 को एक विधेयक के रूप में ब्रिटिश संसद में किसने प्रस्तुत किया था? तो लॉर्ड फ्रेडरिक नॉर्थ ने। भारतीय राज्यों पर संसदीय नियंत्रण का प्रारंभ किस एक्ट द्वारा प्रारंभ होता है? तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा। रेगुलेटिंग एक्ट के बाद बंगाल फोर्ट विलियम के गवर्नर को बंगाल के संपूर्ण भारतीय क्षेत्र का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया था। प्रथम गवर्नर जनरल किसको नियुक्त किया गया था? तो वॉरेन हेस्टिंग्स। किस एक्ट के द्वारा भारत में ब्रिटिश मंत्रिमंडल द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों का नियमित एवं नियंत्रित किया गया और इसमें पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों की मान्यता मिली तथा इसके द्वारा भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई? तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। फिर हो जाएगा। फिर रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा किन प्रेसिडेंसियों को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया? तो बम्बई एवं मद्रास। इस एक्ट के द्वारा कंपनी ने ब्रिटिश सरकार के कितने लाख पाउंड का कर्ज मांगा था? तो 10 लाख पाउंड का। फिर रेगुलेटिंग एक्ट को किस वर्ष लागू किया गया था? 1774 ईस्वी में। किस एक्ट द्वारा गवर्नर जनरल की सहायता के लिए 4 सदस्यों की एक परिषद बनाई गई तथा परिषद सहित गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार प्रदान किया गया? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा। फिर रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा 1774 में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश 3 अपर न्यायाधीश होते थे। इस सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कहाँ की गई थी? तो कोलकाता में था ये सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के विरुद्ध अपील कहाँ की जा सकती है? तो प्रिवी काउंसिल में। फिर है 1774 में स्थापित 1774 में स्थापित सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सर एलिजा एम्पे थे। इसमें 2 लोग और थे। फिर रेगुलेटिंग एक्ट की त्रुटियों को दूर करने के लिए कौन सा एक्ट पारित किया गया था? तो एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। प्रिवी काउंसिल क्या होता है? प्रिवी काउंसिल की स्थापना 1 मई 1708 को की गई थी। यह एक प्रकार का सर्वोच्च अपीलीय न्यायालय था। सुप्रीम कोर्ट ने
सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों के विरुद्ध अपील इसी काउंसिल में की जाती थी। स्वतंत्रता के बाद प्रिवी काउंसिल क्षेत्राधिकार उन्मूलन अधिनियम 1949 द्वारा प्रिवी काउंसिल में अपील करने के अधिकार को समाप्त कर दिया गया। एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 सॉरी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के उद्देश्य से ब्रिटिश संसद द्वारा एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 पारित किया गया। इसके अनुसार कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए भी विधि बनाने का अधिकार प्राप्त किया गया। इस अधिनियम द्वारा सर्वोच्च न्यायालय पर रोक लगा दी गई कि वह कंपनी के कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही नहीं कर सकता जो उन्होंने एक सरकारी अधिकारी की हैसियत से किया हो। कानून बनाने तथा उसका क्रियान्वयन करते समय भारतीयों के सामाजिक तथा धार्मिक रीति रिवाजों का सम्मान करने का भी निर्देश दिया गया। इस एक्ट ऑफ सेटलमेंट के द्वारा ही राजस्व अधिकारिता को समाप्त कर दिया गया। फिर है भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में इंग्लैंड के सम्राट को कोलकाता के सुप्रीम कोर्ट स्थापित करने का अधिकार प्राप्त हुआ। परिणाम स्वरूप सम्राट ने जॉर्ज द्वितीय ने 26 जुलाई 1774 को चार्टर जारी कर कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की। यह एक अभिलेखीय न्यायालय था और मुकदमों का संपूर्ण अभिलेख रखा जाता था। सर एलिजा एमपी को मुख्य न्यायाधीश तथा रॉबर्ट चैम्बर्स, स्टीफन सीजर, ली मेस्टर और जॉन हाइड को अन्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया था। सुप्रीम कोर्ट के समस्त आपराधिक दीवानी नवाधिकार संबंधित धार्मिक मामलों की सुनवाई का निर्णित करने का अधिकार दिया गया था। उसे रीटे जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की अपील प्रिवी काउंसिल में की जा सकती थी। वैसे भारत के संघीय न्यायालय की स्थापना भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा 1 अक्टूबर 1937 को की गई। सर मैरिस ग्वेयर को संघीय न्यायालय का पहला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 द्वारा किस सरकार को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा के लिए विधि बनाने का अधिकार प्रदान किया गया था? कलकत्ता सरकार। किस एक्ट ने सुप्रीम कोर्ट के अधिकारी क्षेत्र को निश्चय किया था और इसके मुकाबले कार्यपालिका की स्थिति को मजबूत किया था? तो एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 ने। पिट्स इंडिया एक्ट 1784। जितने एक्ट्स हैं उनके आप डेट से याद कर लीजिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट्स होते हैं, यहीं से हमारे क्वेश्चन आते हैं और अक्सर हम लोग इसको कर नहीं पाते हैं। तो इसको अच्छे से याद करिएगा कि इस बार कोई भी कमी ना रहे, हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा कर लें। किस एक्ट के द्वारा इंग्लैंड में सरकार का विभाग बनाया गया जिसे नियंत्रण बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहते हैं और इसका मुख्य कार्य डायरेक्टर्स की नीति नियंत्रण करना था? पिट्स इंडिया एक्ट 1784। पिट्स इंडिया एक्ट नाम विलियम पिट के नाम पर रखा गया है। वह उस समय किस पद पे विद्यमान थे? तो प्रधानमंत्री। नोट: विलियम पिट 24 वर्ष की आयु में 1783 में ग्रेट ब्रिटेन के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए। वह ब्रिटेन के सबसे युवा प्रधानमंत्री हैं। वह जनवरी 1801 में यूनाइटेड किंगडम के प्रथम प्रधानमंत्री बने। फिर कंपनी ने व्यापार के अतिरिक्त उसके सभी असैनिक, सैनिक तथा राजस्व संबंधित मामलों के लिए गठित बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों की संख्या कितनी की थी? तो 6 सदस्य थे। नोट: नियंत्रण बोर्ड में एक चांसलर ऑफ एक्सचेकर, एक राज्य सचिव तथा उसके द्वारा नियुक्त 4 प्रिवी काउंसिल के सदस्य होते थे।
3 डायरेक्टरों की एक समिति द्वारा बोर्ड के सभी मुख्य आदेश भारत को भेजे जाते थे। फिर बोर्ड ऑफ कंट्रोल इस व्यवस्था को क्या नाम दिया गया था? तो द्वैध शासन व्यवस्था। गवर्नर जनरल की नियुक्ति इस एक्ट 1784 से पहले सम्राट द्वारा की जाती थी, किंतु जब उनकी नियुक्ति किसी के द्वारा की जाने लगी तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के द्वारा किसके द्वारा की जाने लगी? किसके द्वारा? हम किस एक्ट के द्वारा भारत के कंपनी का शासन ब्रिटिश शासन के निर्देश तथा नियंत्रण में आ गया था? भारत में कंपनी व्यापारिक तथा राजनीतिक कार्यकलापों का एक दूसरे से अलग कर दिया गया। पिट्स ऑफ इंडिया एक्ट। तो किस एक्ट के द्वारा कंपनी शासन तथा ब्रिटिश शासन के निर्देश तथा नियंत्रण में आ गया तथा भारत की कंपनी व्यापारिक और राजनीतिक कार्यकलापों का एक दूसरे से अलग कर दिया गया। व्यापारिक कार्यों का प्रबंधन कंपनी के निर्देशकों द्वारा किया जाने लगा, परंतु राजनीतिक नियंत्रण एवं नियंत्रण किसके द्वारा किया जाने लगा? तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल द्वारा। फिर गवर्नर जनरल शक्ति और कार्यक्षमता वृद्धि करने के लिए इसकी परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी की गई? 4 से 3 कर दी गई। 1786 को किस एक्ट के में यह व्यवस्था की गई कि गवर्नर जनरल अपनी परिषद के बहुमत के बावजूद भी निर्णय ले सकेगा? 1786 एक्ट में। फिर 1786 के एक्ट द्वारा गवर्नर जनरल तथा मुख्य सेनापति के पद को मिला दिया गया। इस अधिनियम के तहत सर्वप्रथम किसकी नियुक्ति की गई थी? कॉर्नवालिस की। 1793 का चार्टर एक्ट। सर्वप्रथम कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को 1793 ईस्वी के चार्टर एक्ट द्वारा अगले कितने वर्षों के लिए बढ़ाया गया था? तो 20 वर्षों के लिए। बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों तथा कर्मचारियों के वेतन भारतीय राजस्व में दिए जाने की व्यवस्था किस एक्ट के द्वारा की गई? 1793 के चार्टर एक्ट द्वारा। 1793 के चार्टर अधिनियम द्वारा किन महानायकों के लिए नगर निगम के गठन की व्यवस्था की गई? तो मद्रास एवं बम्बई। 1813 ईस्वी का चार्टर एक्ट किस अधिनियम द्वारा सर्वप्रथम भारतीय प्रदेशों का क्राउन की प्रमुखता का दावा किया गया? 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा। इस एक्ट के निवासियों के लिए साहित्य एवं विज्ञान का प्रसार करने के लिए प्रतिवर्ष कितने रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया? तो 1 लाख रुपए। द्वैध शासन पद्धति क्या होती है? द्वैध शासन पद्धति एक ऐसी संवैधानिक व्यवस्था है जिसके तहत दो तरह की व्यवस्थाओं द्वारा शासन किया जाता है। इसे दो स्वतंत्र प्राधिकारों द्वारा सत्ता का संचालन भी कहा जा सकता है। द्वैध शासन के सिद्धांत का प्रतिपादन ब्रिटिश संपादक लियोनेल कार्टिच ने किया। बाद में यह सिद्धांत 1919 ईस्वी में भारतीय शासन विधान लागू किया गया, जिसके अनुसार प्रांतों में द्वैध शासन स्थापित हुआ। वैसे भारत में सबसे पहले द्वैध शासन बंगाल में 1765 ईस्वी की इलाहाबाद संधि के अंतर्गत लगाया गया था। इसके तहत भू राजस्व वसूल का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी के पास था, जबकि इस प्रशासन बंगाल के नवाब के नाम से चलता था। द्वैध शासन पद्धति के अनुसार प्रांतों में शिक्षा, स्वायत्ता शासन, सार्वजनिक स्वास्थ्य, सार्वजनिक निर्माण, कृषि, सहकारिता आदि विभागों का प्रशासन मंत्रियों को हस्तांतरित कर दिया गया। ये मंत्री प्रांतीय विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होते थे और विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते थे। दूसरी ओर राजस्व, कानून, न्याय, पुलिस, सिंचाई, श्रम तथा वित्त आदि के विभागों द्वारा प्रशासन गवर्नर की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के सदस्यों के लिए सुरक्षित रखा गया था। ये सदस्य गवर्नर तथा मनोनीत होते थे और उन्हीं के प्रति उत्तरदायी होते थे, विधानसभा के प्रति नहीं। ऐसी स्थिति में प्रांतीय विभागों
को खर्चे के लिए एग्जीक्यूटिव काउंसिल के सदस्यों का मुंह देखना पड़ता था। इस शासन पद्धति को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के में शामिल कर दिया गया, जिसके तहत केंद्र में भी इसको लागू करने की व्यवस्था की गई, लेकिन 1935 का नया शासन प्रावधान विधान कभी पूर्णतया लागू नहीं किया जा सका। स्वतंत्रता के बाद भारत का नया संविधान बनने के बाद पुराने शासन विधान और द्वैध शासन पद्धति को स्वतः ही अंत हो गया। चार्टर एक्ट 1813 द्वारा किस धर्म के प्रचारकों मिशनरियों को भारत आने और अपने धर्म का प्रचार की सुविधा प्रदान की गई? तो ईसाई धर्म। किस एक्ट के द्वारा कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया तथा सभी ब्रिटिश नागरिकों को भारत के साथ व्यापार करने की अनुमति प्रदान की गई? तो 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट द्वारा समाप्त कर दिया गया था, परंतु किस पर उसका एकाधिकार बना रहा? तो चाय और चीनी के व्यापार पर। कंपनी के सैनिक और असैनिक कर्मचारियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था कहाँ की गई? क्रमशः हेलवरी कॉलेज एवं एडिसकोम स्कूल में, हेलरी कॉलेज और एडिसकोम्ब स्कूल में। चार्टर एक्ट 1833 का चार्टर एक्ट कंपनी द्वारा चीन के साथ व्यापार, चाय के व्यापार का एकाधिकार किस एक्ट द्वारा समाप्त कर निःशुल्क व्यापार को भारत में लागू कर दिया गया? तो 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा। इस एक्ट के द्वारा कंपनी के व्यापारिक संस्था न होकर किस संस्था के रूप में जानी गई? तो प्रशासनिक निकाय के रूप में। इस एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत के गवर्नर जनरल के रूप में पुनः नामकरण किया गया। अतः एक्ट के द्वारा भारत का प्रथम गवर्नर जनरल किसे नियुक्त किया गया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। ब्रिटिश जनता बिना लाइसेंस में भारत में भूमि किस एक्ट के द्वारा खरीद सकती थी? 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा। किस एक्ट के द्वारा कोई भी भारतीय केवल धर्म, जाति, मूल, वंश और वर्ण के आधार पर सरकारी सेवाओं के लिए अयोग्य नहीं होगा? 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट द्वारा। गवर्नर जनरल को परिषद में एक नए सदस्य विधि सदस्य के रूप में नियुक्ति की गई। इस नियुक्ति की व्यवस्था की गई। इस पद की नियुक्ति पाने वाले प्रथम सदस्य थे लॉर्ड मैकाले। कोर्ट ऑफ कंट्रोल का प्रेसिडेंस किस विषयों का मंत्री होने लगा? भारतीय विषयों का। 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा भारत की किस प्रथा का अवैध घोषित किया गया? तो दास प्रथा का। इसको याद करिएगा आप, दास प्रथा। फिर है 1853 ईस्वी का चार्टर एक्ट। बंगाल के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति की व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा की गई थी? तो 1853 के चार्टर अधिनियम द्वारा। 1853 के चार्टर एक्ट के तहत भारत के लिए पृथक विधान परिषद की स्थापना की गई। इस परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो कुल 12 थी। फिर 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा किस सदस्य को परिषद का पूर्णतः सदस्य बना दिया गया? तो विधि सदस्य को। देख रहे हैं कैसे संवैधानिक विकास हो रहा है। विधान परिषद द्वारा पारित विधेयकों को कौन वीटो कर सकता था? तो गवर्नर जनरल। विधान परिषद के बाद विवाद का प्रारूप मौखिक था। परिषद के कार्य प्राकृतिक कैसी थी? गोपनीय या सार्वजनिक? तो सार्वजनिक थी। चार्टर एक्ट 1853 के तहत किस सेवा के अंतर्गत भारतीय अधिकारियों की नियुक्ति के लिए खुली प्रतियोगिता परीक्षा की शुरुआत हुई? तो भारतीय सिविल सेवा। कार्यपालिका तथा विधायी शक्तियों के पृथक्करण के लिए सर्वप्रथम प्रयास प्रारंभ किया गया। तो 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा। कार्यपालिका तथा विधायी शक्तियों के शहीद हो गए। सर्वप्रथम
संपूर्ण भारत के लिए एक विधानमंडल का प्रावधान कब किया गया? तो 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा। फिर 1853 के चार्टर एक्ट द्वारा सर्वप्रथम विधान परिषद के किस सिद्धांत को स्वीकार किया गया? तो हो जाएगा क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व के सिद्धांत को। भारत के लिए पृथक विधान परिषद। 1853 के चार्टर एक्ट के तहत भारत के लिए पृथक विधान परिषद की स्थापना की गई। इस परिषद में 12 सदस्य होते थे। कमांडर इन चीफ, गवर्नर जनरल के 4 सदस्य तथा 6 सभासद विधान परिषद के सदस्य होते थे। इन 6 सदस्यों में बंगाल मुख्य न्यायाधीश, कलकत्ता के सुप्रीम कोर्ट का एक न्यायाधीश और बंगाल, मद्रास, बम्बई तथा आगरा, इन 4 प्रांतों के प्रतिनिधि शामिल थे। इस प्रकार भारतीय विधान परिषद में सर्वप्रथम क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का सिद्धांत पारित किया गया। दास प्रथा और उस पर प्रतिबंध। दास प्रथा प्रचलित काल से सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि विश्व में कई देशों में व्याप्त रही। माना जाता है कि चीन में 18वीं से 12वीं शताब्दी ईसा पूर्व गुलामी प्रथा का उल्लेख मिलता है। भारत के प्राचीन ग्रंथ मनुस्मृति में भी इसका जिक्र किया गया है। भारत के मुस्लिमों के शासक काल में दास प्रथा बहुत वृद्धि हुई, यहाँ तक कि दासों की नपुंसक तक बना डालने की क्रूर प्रथा का प्रारंभ हुआ। यह प्रथा भारत के ब्रिटिश शासन स्थापित हो जाने के उपरांत काफ़ी दिनों तक चलती रही। सन 1807 में ब्रिटेन ने और 1808 में अमेरिका ने कांग्रेस के ने दास प्रथा उन्मूलन कानून के तहत अपने, अमेरिका के जो है संसद उसको कांग्रेस बोलते हैं, दास प्रथा उन्मूलन कानून के तहत अपने अपने देशों में अफ्रीकी गुलामों की खरीद फरोख्त का पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी। 1853 तक यह कानून पूरे ब्रिटिश साम्राज्य में लागू किया गया। भारत में ब्रिटिश शासन के समय 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा भारत में दास प्रथा का अवैध घोषित किया गया। इसके बाद 1843 ईस्वी में गवर्नर जनरल लॉर्ड एलनबरो के कार्यकाल में भारतीय दासता अधिनियम पारित किया कर इस प्रथा को प्रतिबंधित कर दिया गया। देखिए, ब्रिटिश शासन के समय 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा भारत की दास प्रथा को अवैध घोषित किया गया, तो 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा। इसके बाद 1843 ईस्वी में गवर्नर जनरल लॉर्ड एलनबरो के कार्यकाल में भारतीय दासता अधिनियम पारित कर इस प्रथा का पर प्रतिबंध कर दिया गया। तो लॉर्ड एलनबरो याद रखिएगा, 1843 याद रखिएगा, 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 किस एक्ट के द्वारा कंपनी शासन समाप्त हो गया और ब्रिटिश क्राउन साम्राज्य द्वारा शासन की बागडोर संभाली गई? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 द्वारा। 1858 के अधिनियम को किस नाम से पारित किया गया था? द एक्ट फॉर द बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। 1858 में भारत का प्रशासन साम्राज्य द्वारा नियुक्त 15 सदस्यीय एक परिषद को सौंपा गया। इस परिषद के अध्यक्ष किस नाम से जाना जाता था? मुख्य राज्य सचिव या भारत राज्य सचिव। 1858 में भारत का प्रशासन साम्राज्य द्वारा नियुक्त 15 सदस्यीय एक परिषद द्वारा सौंपा गया। इस परिषद का अध्ययन किस नाम से जाना जाता था? तो मुख्य राज्य सचिव या भारत के राज्य सचिव। राज्य सचिव को इस समय डायरेक्टर्स के बोर्ड तथा नियंत्रण बोर्ड दोनों की नियुक्त शक्तियां मिल गईं। राज्य सचिव की 15 सदस्यीय परिषद में सदस्यों की नियुक्ति कौन करता था? तो ब्रिटिश क्राउन। 8 सदस्य, डायरेक्टर्स के बोर्ड 7 सदस्य। किसको निदेशक मंडल का अंतिम अध्यक्ष भारत का प्रथम राज्य सचिव नियुक्त किया गया? तो लॉर्ड स्टैनली। भारत के सचिव ब्रिटिश मंत्रिमंडल का सदस्य होता था। वह किसके द्वारा उत्तरदायी था? तो ब्रिटिश संसद। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 पारित होने के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? तो लॉर्ड पाल्मस्टन थे। तो ये आता है।
फिर इस अधिनियम 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट द्वारा स्थापित किस शासन व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया? तो दोहरी शासन व्यवस्था को। इस अधिनियम द्वारा भारत का गवर्नर जनरल वायसराय बन गया और क्राउन का सीधा प्रतिनिधि था। यह पद नाम धारण करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? लॉर्ड कैनिंग। एक अधिनियम द्वारा भारत के देशी राजाओं के ब्रिटिश राज्य में से सीधे संबंध किस वर्ष स्थापित किया गया? तो 1858 ईस्वी में। लॉर्ड डलहौजी के साम्राज्य विस्तार का अंत किस अधिनियम के द्वारा किया गया था? तो 1858 अधिनियम के द्वारा। लॉर्ड डलहौजी के किस अधिनियम ने में भारत शासन को क्षेत्रीय विभाजन किया गया था? भारत सरकार अधिनियम 1858। 1861 ईस्वी का इंडियन काउंसिल एक्ट सर्वप्रथम किस अधिनियम में विधि बनाने में कार्य के भारतीयों के सहयोग का प्रारंभ किया गया तथा प्रांतीय विधानसभाओं के विधि बनाने का अधिकार किया गया? तो 1861 अधिनियम के द्वारा। फिर भारत परिषद अधिनियम 1861 द्वारा भारत में किन संस्थाओं का प्रारंभ किया गया था? तो प्रतिनिधि संस्थाओं का। 1861 के भारत परिषद अधिनियम द्वारा किसको विधानसभा में भारतीयों को मनोनीत करने की शक्ति प्रदान की गई? वायसराय को। फिर हो जाएगा आपका 1861 के भारत परिषद अधिनियम द्वारा वायसराय की विधान परिषद के सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई। इसमें न्यूनतम संख्या 6 और अधिकतम संख्या 12 निर्धारित की गई। इसको वायसराय मनोनीत करता था। इन सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का था? तो 2 वर्ष था। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा वायसराय को संकटकालीन परिस्थितियों में विधान परिषद की अनुमति के बिना अध्यादेश जारी करने का अधिकार प्रदान किया गया, जो अधिकतम कितने समय तक लागू रह सकता था? तो 6 माह तक। फिर भारत के नए प्रांतों की स्थापना करने और उनकी सीमाओं को परिवर्तित करने का अधिकार किसे प्राप्त था? तो वायसराय और गवर्नर जनरल को। भारत परिषद अधिनियम 1861 द्वारा किस कार्यप्रणाली की शुरुआत की गई थी? तो विधायी कार्यप्रणाली। भारत सचिव। भारत सचिव या भारत उच्च सचिव पद पर निर्माण 1858 में किया गया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एवं बोर्ड ऑफ कंट्रोल के समस्त अधिकारी भारत सचिव को सौंप दिए गए। भारत सचिव ब्रिटिश मंत्रिमंडल का एक सदस्य होता था। फलतः वह केवल ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी होता था। उसकी सहायता के लिए 15 सदस्यीय भारतीय परिषद का गठन किया गया था, जिसमें 7 सदस्यों की नियुक्ति बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एवं शेष 8 की नियुक्ति ब्रिटिश संसद करती थी। इन सदस्यों में आधे से अधिक के लिए यह शर्त थी कि वे भारत में कम से कम 10 वर्ष तक रह चुके हों। भारतीय सचिव इस परिषद का अध्यक्ष होता था। भारतीय सचिव व उसकी काउंसिल का खर्च भारतीय राजकोष से दिया जाता था। लॉर्ड स्टैनली प्रथम भारतीय सचिव थे। उनका कार्यकाल 2 अगस्त 1858 से 11 जून 1859 तक था। दूसरे भारत सचिव सर चार्ल्स वुड थे, जो 18 जून 1859 से 16 फरवरी 1866 तक इस पद पर रहे। वर्ष 1937 में भारत सचिव के अधिकारिता के तहत वर्मा भी आ गया। तो वर्मा 1837 के भारत सचिव के अधिकारिता के तहत आ गया। इस प्रकार यह पद भारत एवं वर्मा के लिए राज्य सचिव के नाम से जाना जाने लगा। द मार्क्वेस ऑफ जेटलैंड अंतिम भारत के सचिव थे। तो आप इतना मत याद करिएगा, द मार्क्वेस ऑफ मत याद करिएगा, जेटलैंड अंतिम लैंड कर दिए गए हैं ज़मीन पे, तो अंतिम सचिव थे। ऐसे ट्रिक हम छोटी छोटी ट्रिक्स बना सकते हैं। यही वह पहला व्यक्ति थे जिन्होंने भारत एवं वर्मा के लिए राज्य सचिव का पद धारण किया। इस पद पर रहने वाले अंतिम व्यक्ति द अर्ल ऑफ लिस्टोवेल थे, जिनका कार्यकाल 14 अगस्त 1947 से 4 जनवरी 1948 तक रहा। इसके पहले इस पद पर लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस 1945 से 47 थे।
वर्मा में ब्रिटिश शासन। 1754 ईस्वी में ओलोगोपाया ने शान एवं मान साम्राज्यों को जीतकर वर्मी वंश की स्थापना की, जो 19वीं शताब्दी तक रहा। अंग्रेजों ने 3 युद्धों में जीत हासिल कर वर्मा के ब्रिटिश शासन की स्थापना की। प्रथम आंग्ल वर्मा युद्ध 1824 से 26 में अंग्रेजों की अराकान तथा टेनेसरी पर अधिकार प्राप्त किया। द्वितीय आंग्ल वर्मा युद्ध 1852 के फलस्वरूप वर्मा का दक्षिणी भाग इसके अधीन हो गया तथा तृतीय आंग्ल वर्मा युद्ध 1885 में संपूर्ण वर्मा पर इसका अधिकार हो गया। 1886 में पूरे बर्मा ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य के अंतर्गत आ गया, किंतु 1935 ईस्वी में भारतीय शासन अधिनियम के अंतर्गत वर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। 1937 के विधिवत वर्मा को भारत से अलग करने के लिए ब्रिटिश कॉलोनी उपनिवेश बना दिया गया। 15 अगस्त 1947 को भारत को तथा 4 जनवरी 1948 को वर्मा को ब्रिटिश राज से आज़ादी मिल गई। 4 जनवरी 1948। इंडियन सिविल एक्ट तथा इंडियन हाई कोर्ट एक्ट कब पारित किया गया था? तो 1861 में। किसके मतानुसार? 1861 के एक्ट द्वारा भारत की विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। बीएम पायली। फिर बम्बई तथा मद्रास प्रांतों को अपने लिए कानून बनाने तथा उसमें संशोधन करने का अधिकार दिया गया, परंतु इसके लिए किसकी स्वीकृति आवश्यक थी? तो वायसराय की। भारतीय शासन व्यवस्था एवं प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय घटक को समाविष्ट करने का प्रथम प्रयास किस अधिनियम द्वारा किया गया था? तो भारत सचिव परिषद अधिनियम 1861 द्वारा। 1892 ईस्वी के काउंसिल एक्ट 1892 ईस्वी का इंडियन काउंसिल एक्ट राज्य एवं प्रांतीय विधायी परिषदों को गैर सरकारी सदस्यों के अप्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत की अधिनियम द्वारा हुई। किस अधिनियम द्वारा? 1892 के भारत परिषद अधिनियम द्वारा। इस अधिनियम द्वारा केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों के सदस्यों की संख्या की वृद्धि की गई। केंद्रीय विधान परिषद न्यूनतम और अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई थी? तो 10 और 16। वार्षिक बजट पर बहस करने तथा प्रश्न पूछने का अधिकार अधिनियम द्वारा मिला, परंतु कौन सा अधिकार नहीं मिला? तो मत देने का अधिकार। ये 1892 के अधिनियम द्वारा बजट पर बहस और पूछने का अधिकार मिला था। दोनों परिषदों को बजट पर वाद विवाद करने एवं कार्यकारी से प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया, परंतु कौन सा प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं दिया गया? पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार। इस अधिनियम का सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान चुनाव पद्धति की शुरुआत करनी थी। निर्वाचन पद्धति पूर्णतया प्रत्यक्ष थी। निर्वाचित सदस्यों को क्या कहा जाता था? तो मनोनीत। फिर भारतीय विधानमंडल के सदस्यों को निर्वाचित कौन करता था? तो नगर पालिकाएं, जिला बोर्ड, विश्वविद्यालय और वाणिज्य मंडल। भारत परिषद अधिनियम 1909 मार्ले मिंटो सुधार एक्ट 1909। नवंबर 1906 में लॉर्ड कर्जन के स्थान पर लॉर्ड मिंटो को भारत का वायसराय नियुक्त किया गया। भारत सचिव किसे नियुक्त किया गया था? जॉन मार्ले। इसीलिए मार्ले मिंटो सुधार इसको बोलते हैं। तो इसके ये जो है लॉर्ड मिंटो भारत के वायसराय थे और सचिव जो इसके थे जॉन मार्ले थे। मार्ले मिंटो सुधार के नाम से किस अधिनियम को जाना जाता था? तो भारत परिषद अधिनियम 1909 को। फिर इस एक्ट का उद्देश्य क्या था? नरम दल को संतुष्ट करना, नरम दल को गरम दल से अलग करना एवं संवैधानिक प्रगति को रोकना। किस अधिनियम द्वारा भारतीय प्रशासन तथा विधि निर्माण द्वारा दोनों कार्यों के प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया? 1909 के मार्ले मिंटो सुधार एक्ट द्वारा। मार्ले मिंटो सुधार को किसने दमन और करने और सुविधा देने की दोहरी और मिलीजुली नीति कहा था? डॉक्टर
महादेव प्रसाद वर्मा। मार्ले मिंटो सुधार को किसने दमन करने और सुविधा देने की दोहरी और मिलीजुली नीति कहा? तो डॉक्टर महादेव प्रसाद वर्मा। इस सुधार द्वारा भारतीय कार्यप्रणाली परिषदों की नियुक्ति किए जाने की व्यवस्था की गई। भारत सचिव परिषद में नियुक्त होने वाले 2 भारतीय कौन थे? M.K. गुप्ता और सैयद हुसैन विलग्रामी आता है ये। फिर हो जाएगा मार्ले मिंटो सुधार के बाद पहली बार भारतीयों को भारतीय सचिव की भारत परिषद द्वारा वायसराय की कार्यकारी परिषद में नियुक्त किया गया। वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। नोट सचिव भारत सचिव लॉर्ड मार्ले ने अपनी परिषद को में 2 भारतीय S.K. गुप्ता और सैयद हुसैन बिलग्रामी को नियुक्त किया। किस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व मंजूरी दी गई? तो भारत सरकार अधिनियम 1909। मार्ले मिंटो सुधार। भारत परिषद अधिनियम 1909 को मार्ले मिंटो सुधार इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह एक्ट पारित हुआ तब भारत के वायसराय लॉर्ड मिंटो भारत के सचिव लॉर्ड मार्ले थे। लॉर्ड मार्ले मिंटो भारतीय प्रशासन सुधारण के समर्थक थे और लॉर्ड मिंटो उसके विचार में से सहमत थे, इसलिए इनके द्वारा किए गए सुधारों को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। इसके द्वारा चुनाव प्रणाली के सिद्धांतों को भारत पहली बार मान्यता मिली। गवर्नर जनरल कार्यकारी परिषद में पहली बार भारतीयों को प्रतिनिधित्व मिला तथा वह केंद्रीय एवं विधान परिषदों के सदस्यों को सीमित अधिकार भी प्रदान किए गए। साथ ही इस अधिनियम द्वारा मुसलमानों को प्रतिनिधित्व के मामले में विशेष रियासतें दी गई। वास्तव में इन सुधारों द्वारा नरमपंथियों एवं मुसलमानों का लालच देकर राष्ट्रवाद के उफान को रोकना था, जिसमें वह कुछ हद तक सफल भी रहा। 1909 में सुधार से जनता को नाम मात्र के सुधार प्राप्त हुए। ऐसी परिस्थिति बनी कि विधानमंडल और कार्यकारी के मध्य कड़वाहट बढ़ गई तथा भारतीयों एवं सरकार के आपसी संबंध ज़्यादा खराब हो गए। कुल मिलाकर सुधारकों से जनता कुछ खास नहीं मिला। सुधारों से जनता को कुछ खास नहीं मिला। इसलिए महात्मा गांधी ने कहा कि मार्ले मिंटो सुधार ने हमारा सर्वनाश कर दिया। सर्वप्रथम निर्वाचित सदस्यों को किन आधारों पर चुने जाने की व्यवस्था की गई? तो वर्गीय हितों एवं श्रेणियों के आधार पर। इस अधिनियम द्वारा सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की शुरुआत किस वर्ग के लिए हुई? तो मुसलमानों के लिए हुई। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के द्वारा मुसलमानों को पृथक मताधिकार और पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की स्थापना का अधिकार दिया गया। इस कारण लॉर्ड मिंटो को क्या कहा जाता है? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का जनक। ये आता है, इम्पोर्टेंट है ये। इन सुधारों के तहत विधानमंडल और परिषदों के सदस्यों को बजट का पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। किसने इसे कांग्रेस की उदारवादियों के लिए रिश्वत कहा है? KM मुंशी। ये सब इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ये आता है। नोट KS मुंशी ने इस अधिनियम को यह भी कहा था कि इन्होंने उभरते हुए प्रजातंत्र को मार डाला। KM मुंशी ने कहा था। किस अधिनियम के लिए कहा था इसको? तो आपका 1909 अधिनियम हो जाएगा, भारत परिषद अधिनियम 1909 के लिए। फिर विधानमंडल के सदस्यों को बजट पर बहस करने और प्रश्न पूछने के अतिरिक्त कौन सा अधिकार प्राप्त हुआ? तो पूरा प्रश्न पूछने का। मार्ले मिंटो सुधारकों को किसने केवल चांद की चांदनी के समान कहा था? मजूमदार ने। देख रहे हैं किसने मार्ले मिंटो सुधार को कहा था कि ये सुधार प्रजातंत्र और नौकरशाही के बीच एक अधूरा और अल्पकालीन समझौता है। तो रैमजे मैकडोनाल्ड। मार्ले मिंटो सुधार एक्ट कब लागू किया गया था? तो 1910 में लागू किया था। 1909 का था, 1910 में लागू किया। मांगटेन्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919।
भारत शासन अधिनियम 1919 के तत्कालिक भारत शासन अधिनियम 1900 एक सेकेंड भारत शासन अधिनियम 1919 के तत्कालिक कारणों के होम रूल आंदोलन 1916 के अलावा किस कमीशन की रिपोर्ट थी जिसमें भारतीय सरकार की अकुशलता का स्पष्ट आरोप था? तो मेसोपोटामिया कमीशन 1916। इस अधिनियम में पहली बार देश द्विसदनीय व्यवस्था और प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था की गई। इस अधिनियम को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो मांगटेन्यू चेम्सफोर्ड सुधार। भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था की स्थापना की गई। दोनों सदनों को क्या कहा जाता था? तो राज्य परिषद व केंद्रीय विधानसभा। किस सुधार अधिनियम से राज्यों के आंशिक उत्तरदायी शासन तथा केंद्र उत्तरदायी शासन व्यवस्था शुरुआत हुई? तो मांगटेन्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम 1919। मांगटेन्यू चेम्सफोर्ड सुधार के तहत प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली कहाँ गया है? इस सुधार अधिनियम के राज्यों के आंशिक उत्तरदायी शासन तथा केंद्र अनुत्तरदायी शासन व्यवस्था शुरुआत हुई। तो मांगटेन्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम 1919। मांगटेन्यू चेम्सफोर्ड सुधार के तहत प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत हुई। इसका जन्मदाता किसे माना जाता है? सर लियोनिस कार्टिस को द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत हुई। जैसे मांगटेन्यू चेम्सफोर्ड सुधार के तहत प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत हुई। इसका जन्मदाता द्वैध शासन का जन्मदाता सर लियोनिस कार्टिस को माना जाता है। किस अधिनियम के से भारत सचिव अधिकारों की कटौती की गई और इसका केवल ब्रिटिश राजकोष से दिए जाने का परिवर्तन किया गया? तो 1919 के अधिनियम से कार्वे समिति की अनुशंसा पर भारत के लिए इंग्लैंड का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया। 1920 में किसको भारत का प्रथम उच्चायुक्त नियुक्त किया गया? सर विलियम म्योर को। प्रांतों को पहली बार कर लगाने तथा ऋण लेने का अधिकार किस सुधार से प्रदान किया गया? मांगटेन्यू चेम्सफोर्ड सुधार से। 1909 के अधिनियम से शुरू की गई सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था को किन संप्रदायों के लिए विस्तार किया गया, अर्थात उनका पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया? तो पंजाब में सिखों, कुछ प्रांतों में यूरोपीय व एंग्लो इंडियन तथा भारतीय ईसाइयों को। यह अधिनियम 1919 स्थायी व्यवस्था न होकर कौन सी व्यवस्था थी? तो एक संक्रमणकालीन व्यवस्था थी। उच्चायुक्त और राजदूत। राजमंडल के सदस्य देशों के प्रतिनिधित्व एक दूसरे के यहाँ उच्चायुक्त के नाम से जाने जाते थे। राजमंडल सदस्यों देश विदेश जो कभी न किसी न ब्रिटेन के अधीन रहे। राजमंडल, ये देखिए ये इम्पोर्टेंट है। राजमंडल एक मिनट, राजमंडल देशों में भारत प्रतिनिधि उच्चायुक्त राजमंडल देशों के भारत में प्रतिनिधि उच्चायुक्त कहलाते हैं तथा इन देशों में भारतीय विदेश सेवा कार्यालय को उच्चायुक्त कहा जाता है। अथवा पाकिस्तान, इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया में भारत सरकार प्रतिनिधि को उच्चायुक्त कहा जाता है क्योंकि यह सभी राष्ट्रमंडल सदस्य हैं। दूसरे और राष्ट्रमंडल देशों के अलावा जो भी देश वहाँ पर भारत सरकार के प्रतिनिधित्व को राजदूत कहा जाता है, जैसे कि अमेरिका और जापान। साथ ही इन देशों में स्थित भारतीय विदेशी मंत्रालय के कार्यालय को राजदूतावास कहा जाता है। किंतु किसी उच्चायुक्त या किसी राजदूत की भूमिका एक समान ही होती है
करवे समिति की सिफारिश पर इंग्लैंड में 1920 में सबसे पहले भारत का एक उच्चायुक्त नियुक्त किया गया, जिसका नाम था सर विलियम स्टीवेंस म्योर। स्वतंत्रता के बाद यूनाइटेड किंगडम ने भारत में पहले उच्चायुक्त वीके कृष्ण मेनन थे। भारत शासन अधिनियम 1919 ब्रिटिश संसद ने भारत के औपनिवेशिक प्रशासन के लिए एक नया भारत सरकार अधिनियम 1919 पारित किया कि इसको माउंटेगू चेम्सफोर्ड सुधार कहा जाता है, क्योंकि इस अधिनियम में पारित होने के समय एडविन माउंटेग्यू भारत सचिव तथा लॉर्ड चेम्सफोर्ड वायसराय थे। सरकार का दावा था कि इस अधिनियम की विशेषता उत्तरदायी प्रशासन की प्रगति है, किंतु इसमें कई कमियां थीं। उदारता इसमें भारतीयों के लिए मताधिकार बहुत सीमित था। केंद्र में कार्यकारी परिषद सदस्यों के गवर्नर जनरल के निर्णयों पर कोई नियंत्रण नहीं था, न ही केंद्र विषयों पर विभाजन संतोषजनक था। प्रांतीय स्तर पर प्रशासन को 2 स्वतंत्र भागों में विभाजित किया गया, राजनीति के सिद्धांत व व्यवहार के विरुद्ध था। तथापि इस अधिनियम को भारत के संवैधानिक विकास का इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान है। 1919 में इस अधिनियम को तात्कालिक कारण 1916 के होम रूल आंदोलन मेसोपोटामिया आयोग की रिपोर्ट थी, जिसमें भारतीय सरकार की अकुशलता स्पष्ट आरोप था। इस अधिनियम को 1921 में लागू किया गया। 1919 के सुधारों को बाल गंगाधर तिलक ने बिना सूरज का सवेरा बताया था। इस अधिनियम को किसने भारत के संसदीय जीवन का चलन बताया था? मैरिस जोन्स ने। 1919 के अधिनियम की समिति द्वारा तैयार किया गया था, तो साउथ बोरोह समिति द्वारा लोक सेवा आयोग स्थापित करने के विचारों को सर्वप्रथम चर्चा किस आयोग में की गई थी? तो ली आयोग में। ये भी आता है। नागरिक प्रशासन से संबंधित स्पष्ट प्रावधान 1919 के अधिनियम द्वारा किया गया था। नागरिक प्रशासन के विकेंद्रीकरण पर रिपोर्ट देने के लिए किस आयोग का गठन 1909 में किया गया था? तो शाही विकेंद्रीकरण आयोग। 1919 के अधिनियम में पारित प्रांतीय परिषदों के लिए 3 वर्ष की अवधि निर्धारित की गई थी। 1919 के अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो 1921 में। 1921 में हो गया। भारत शासन अधिनियम 1919 से संबंधित सुधारों की जांच और नए संविधान में भारत की स्थिति का पता लगाने के लिए 1927 में सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में किस आयोग का गठन किया गया? तो साइमन कमीशन। 1919 के अधिनियम की धारा 84 के अनुसार साइमन आयोग का गठन किया गया। इसकी रिपोर्ट कब प्रकाशित हुई? तो जून 1930 में। फिर साइमन कमीशन द्वारा डोमिनियन दर्जे की मांग को ठुकरा दिए जाने के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया? तो लाहौर अधिवेशन 1929। फिर तत्कालीन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट लॉर्ड बर्कनहेड की चुनौती पर सभी दलों को स्वीकार संविधान का प्रारूप बनाने के लिए 1926 में किसकी अध्यक्षता में 9 सदस्यीय समिति बनाई गई? तो पंडित मोतीलाल नेहरू। फिर नोट, इस समिति द्वारा प्रस्तुत प्रारूप को ही नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। नेहरू रिपोर्ट सांप्रदायिक समझौता में सभी समुदायों में संयुक्त निर्वाचन समूह का प्रस्ताव था। प्रस्ताव का पर सबसे ज़्यादा आपत्ति किसने की? तो मोहम्मद अली जिन्ना ने। साइमन आयोग की रिपोर्ट पर विचार करने के लिए लंदन के गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया गया। पहले गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया, फलतः इसमें कोई सहमति नहीं बन सकी। यह सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? तो 12 नवंबर 1930 को। फरवरी 1931 के गांधी इरविन समझौते के फलस्वरूप दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की तरफ से किसने भाग लिया?
महात्मा गांधी। किस गोल में सम्मेलन के बाद सांप्रदायिक अधिनिर्वाह निर्णय और पुनः समझौता कम्युनल है पुनः समझौता का आविर्भाव हुआ, जिसके द्वारा धार्मिक समूहों और हिंदुओं के विभिन्न वर्ण समूहों को विशेष प्रतिनिधित्व दिया गया है। तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन। तीसरा और अंतिम गोलमेज सम्मेलन नवंबर 1932 में हुआ। इसके द्वारा श्वेत पत्र पर ब्रिटेन संसद की नियुक्त प्रवर समिति का विचार किया। इसके सुझावों के आधार पर कौन सा अधिनियम अस्तित्व में आया? तो भारत शासन सरकार अधिनियम 1935। गवर्नमेंट एक्ट ऑफ 1935। किसने कहा था कि भारत के वर्तमान संविधान के अधिकांश प्रावधान 1935 अधिनियम पर आधारित हैं? तो आइवर जेमिंग्स। 1935 के अधिनियम में मुख्य उद्देश्य क्या था? संघीय ढांचे की स्थापना करना। संघीय ढांचे में ब्रिटिश भारत में कौन से क्षेत्र में सम्मिलित करता था? तो ब्रिटिश प्रांतों के देशीय राजाओं को। क्या 1935 का अधिनियम व्यापार के रूप में कार्यान्वित किया गया था? नहीं। भारत संविधान का ब्लूप्रिंट किस अधिनियम को समझा जाता है? तो भारत सरकार अधिनियम 1935। इस अधिनियम की में शक्तियों का विभाजन के लिए कितनी सूचियों का उल्लेख किया गया है? तो 3। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। डोमिनियन स्टेट। डोमिनियन स्टेट का तात्पर्य ऐसे ब्रिटिश उपनिवेश से है जो आंतरिक मामलों में पूर्णतः स्वतंत्र परंतु विदेशी मामलों में अंग्रेजों के अधीन हो। इसको औपनिवेशिक स्वराज भी कहते हैं। डोमिनियन स्टेट की मांग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बार 1908 में की थी। 1908 में की थी। फिर इस समय आशय केवल इतना ही था कि आंतरिक मामलों में भारतीय स्वशासन का अधिकार दिया जाए, जैसा कि ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत कनाडा को प्राप्त था। किंतु ब्रिटिश भारतीय सरकार ने इस मांग को अस्वीकार कर दिया। 31 अक्टूबर 1929 को वायसराय लॉर्ड इरविन की घोषणा की कि भारत में संवैधानिक प्रगति का लक्ष्य से औपनिवेशिक स्वराज की प्राप्ति है, लेकिन अब कांग्रेस इसे मानने से इनकार कर दिया और पूर्ण स्वराज की घोषणा की। बस यही वाला लास्ट पेज पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग बंद कर देंगे, क्योंकि एक तो कम से कम एक चैप्टर पूरा हो जाए। नेहरू रिपोर्ट 1928। पंडित मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में भारतीय संविधान के मसौदे को तैयार करने के लिए एक 9 संसदीय समिति 19 मई 1926 को नियुक्त की गई। इसमें अपनी रिपोर्ट प्रस्तावित संविधान प्रारूप 10 अगस्त 1928 को प्रस्तुत की। इसे ही नेहरू रिपोर्ट कहा गया है। इसकी प्रमुख सिफारिशें इस प्रकार हैं: भारत का डोमिनियन का दर्जा दिया जाए और संसदीय रूप की सरकार स्थापित किए जाने में द्विसदनीय विधायिका सीनेट और प्रतिनिधि सदन हो। सीनेट का गठन 7 वर्ष के लिए चुने जाने वाले 200 सदस्यों से मिलकर हो और प्रतिनिधि सदन में 5 वर्ष के लिए चुने जाने वाले 500 सदस्य शामिल हो। गवर्नर जनरल कार्यकारी परिषद की सलाह पर कार्य करे जो कि सामूहिक रूप से संसद के प्रति उत्तरदायी हो। संघीय रूप की सरकार स्थापित किया जाए, जिसमें अविशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास हो। अल्पसंख्यकों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली को समाप्त किया जाए और संयुक्त निर्वाचन प्रणाली स्थापित की जाए। पंजाब और बंगाल के सदस्यों के लिए कोई सीट आरक्षित नहीं हो। भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की जाए और न्यायपालिका विधायिका से स्वतंत्र हो। भाषाई आधार पर प्रांतों का गठन हो। सिंध को बम्बई प्रांत से पृथक किया जाए। पूर्ण धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना की जाए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के द्वारा इन तीनों सूचियों के अतिरिक्त शेष शक्तियां किसको प्रदान की गई थी? तो गवर्नर जनरल को। 1935 के अधिनियम की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी प्रांतीय स्वायत्तता।
इस स्वायत्तता का क्या तात्पर्य था? तो प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर उत्तरदायी सरकार बनाना। इस अधिनियम द्वारा केंद्र में द्वैध शासन स्थापना 1919 के उपरांत संघीय विषय में कितने भागों में बांटा गया था? दो संरक्षित एवं हस्तांतरित। फिर नोट, संरक्षित विषयों में प्रतिरक्षा, विदेशी, धार्मिक और जनजातीय क्षेत्र सम्मिलित थे। गवर्नर जनरल के कृत्यों के निर्वहन, इसकी सहायता तथा मंत्रणा के लिए किसकी व्यवस्था की गई थी? तो 10 से अनधिक सदस्यों की मंत्रिपरिषद की। इस अधिनियम द्वारा 1937 में दिल्ली में एक संघीय कोर्ट की स्थापना की गई। इस संघीय न्यायालय में कितने न्यायाधीश थे? तो एक मुख्य न्यायाधीश और 6 अन्य न्यायाधीश। केंद्रीय बैंक, केंद्रीय बैंक का प्रावधान, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का प्रावधान किस अधिनियम के द्वारा किया गया था? तो भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा। 1935 के अधिनियम के अनुसार पहली बार 6 प्रांतों द्विसदनीय बताया गया। ये प्रांत कौन कौन से थे? बंगाल, मद्रास, बम्बई, उत्तर प्रदेश, बिहार, असम। 1935 के अधिनियम को संघीय व्यवस्था वाला भाग कभी लागू नहीं हुआ क्योंकि रियासतों को संघ में शामिल नहीं किया जा सका। काउंसिल ऑफ स्टेट एक स्थायी निकाय था जिसे भंग नहीं किया जा सकता, परंतु उसके सदस्य कब सेवानिवृत्त होते थे? प्रति तीसरे वर्ष 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त। धन विधेयक केवल निम्न सदन में ही पेश किया जा सकते थे, परंतु ऊपरी सदन को निम्न सदन के समान ही उनमें संशोधन करने और उन्हें अस्वीकार करने की शक्ति प्राप्त थी। दोनों सदनों के गतिरोध होने पर किसके द्वारा मतभेद को दूर किया जा सकता था? तो गवर्नर जनरल को संयुक्त बैठक बुलाकर गतिरोध को दूर करने की शक्ति प्राप्त थी। फिर इस अधिनियम को किस कांग्रेस अधिनियम में यह कहकर अस्वीकार कर दिया गया कि इससे राष्ट्र की इच्छा किसी भी प्रकार पूरी नहीं होती। लखनऊ और फैजपुर अधिवेशन में 1935 के अधिनियम द्वारा 2 नए प्रांत सिंध और उड़ीसा का निर्माण हुआ। किन क्षेत्रों को ब्रिटिश भारत में पृथक कर दिया गया? वर्मा अदन को। इस अधिनियम में कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? तो 321 अनुच्छेद, 10 अनुसूचियां। किसने भारत शासन अधिनियम 1935 को दास्ता का नया चार्टर कहा था? तो महात्मा गांधी ने कहा था। जब तक संविधान निर्माण नहीं हुआ है तब तक शासन का प्रबंधन किस अधिनियम के तहत क्रियान्वित किया जाता था? 1935 के अधिनियम के तहत। फिर भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। फिर ब्रिटिश संसद द्वारा पारित भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा भारत का विभाजन कर दिया गया। वायसराय तथा ब्रिटेन के भारत का सचिव पद समाप्त कर दिया गया। इसके शाही उपाधि से भारत का सम्राट शब्द समाप्त कर इस योजना को और किस नाम से जाना जाता था? माउंटबेटन योजना। फिर भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ने किस अधिनियम को वैधानिक तौर पर आत्मसात किया? तो भारत सरकार अधिनियम 1935। इस अधिनियम में रियासतों के राजाओं को भारत और पाकिस्तान में शामिल होने से छूट दी गई। इन राजाओं को विलय के लिए कितनी समय सारणी निर्धारित की गई थी? किसी समय सारणी का निर्धारण नहीं। इस अधिनियम द्वारा किसी स्तर पर दोनों देशों में शामिल होने की प्रक्रिया वहां की जनता शामिल किया गया था? नहीं। इसको भी पढ़ लेते हैं। लास्ट है माउंटबेटन योजना, जून 1947। लॉर्ड माउंटबेटन को मार्च 1947 में भारत का वायसराय बनाकर भेजा गया। उन्होंने भारत की और पाकिस्तान के बीच विभाजन के प्रश्न को कांग्रेस और मुस्लिम लीग के नेताओं के साथ बातचीत करने की योजना तैयार की, जिसे माउंटबेटन योजना के नाम से जाना जाता है। इस योजना की घोषणा 3 जून 1947 को की गई, जिसमें हस्तांतरण की प्रक्रिया को सुगम बनाने तथा दोनों प्रमुख संप्रदायों को समायोजन करने के लिए देश को 2 भागों में विभाजित करने का सुझाव दिया गया। इस योजना को कांग्रेस मुस्लिम लीग दोनों ने
स्वीकार कर लिया तथा यह निर्णय लिया गया कि भारत और पाकिस्तान की सत्ता का हस्तांतरण डोमिनियन स्टेट के आधार पर किया जाएगा। इसके बाद ब्रिटिश सरकार ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को जुलाई 1947 पारित कर दिया। फिर 1947 का अधिनियम और कश्मीर। भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की किसी भी धारा के रियासतों की चर्चा करते हुए यह प्रावधान नहीं है कि जम्मू कश्मीर रियासतों के विलय का प्रश्न अन्य रियासतों के भांति नहीं बल्कि अलग ढंग से जनमत संग्रह द्वारा होगा और न ही भारत सरकार अधिनियम 1935 में ऐसा प्रावधान था। तो दोस्तों ये हो गई आपकी आज का एक चैप्टर ख़त्म। हम लोग दूसरा चैप्टर कल स्टार्ट करेंगे, तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। और हम लोग इसको आपके 15 मार्च से पहले पहले इनकी जो चारों बुक्स हैं उनको हम आप ख़त्म कर देंगे। तो कीप स्माइलिंग। और इस वीडियो के साथ मैं आपसे अलविदा चाहती हूँ। ओके, बाय बाय।